गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो हमने आपको पिछली बार बताया था कि अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा क्लास 12th की फ़िज़िक्स पे आएगा। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं और फिज़िक्स में पढ़ना चाहते हैं, फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनके लिए भी इस चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की जो पहली यूनिट है क्लास 12 फिज़िक्स की, वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। सबसे पहले इस यूनिट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड जो है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। तो जो रुके हुए चार्ज की स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की जाती है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब उस पर जो स्टडी की जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की जाती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स पढ़ी होगी, मैकेनिक्स में आपकी मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, सर्कुलर मोशन आ गया। तो उसमें हम लोग जो पढ़ते थे, जो हम लोग किसी भी चीज़ की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते थे वो होती थी मास। कि अगर कोई इंसान ज़मीन पे खड़ा है तो वो ज़मीन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो हमें पहले उसका मास निकालना पड़ता था। दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो दोनों में मास कितना है, अगर कोई बॉल फेंक रहे हैं तो उसका मास कितना है। ठीक है। उसमें बॉडीज़ का मास चेक करते थे। बेसिक प्रॉपर्टी जो होती थी वो होती थी मास। और अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 की जो फिज़िक्स है, इसमें हम लोग पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे और बेसिक नेचर जो होता है पार्टिकल का वो होता है चार्ज। ठीक है। तो पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है ना। अगर हमें चार्ज ही नहीं पता होगा तो हम आगे की स्टडी कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो पहले एक बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए, चार्ज क्या होता है। चार्ज आप लोगों को पता होगा, बहुत टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं चार्ज क्या होता है ना। लेकिन चूंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई चार्ज, बहुत लोग बता ही नहीं पाते कि चार्ज क्या है। तो चार्ज सुनिए क्या होता है, थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिए चार्ज की पहले। तो लगभग आज से आप मान लिए 2000 या 2500 साल पहले एक यूनानी फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स। उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने एम्बर लिया और उसको वूल से रब करा। एम्बर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एम्बर को उन्हीं ने वूल से रब किया। जब उन्हीं ने एम्बर को वूल से रब किया तो उन्हीं ने देखा कि एम्बर के अंदर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गई। क्या आ गई? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन खैर उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, तो वो बात क्लोज हो गई वहाँ पे। उसके लगभग कुछ और साल बाद, मतलब 200-250 साल बाद, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गिलबर्ट। उन्हीं ने कहा कि सिर्फ एम्बर ही को वूल से रब करने में अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं आती, और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं कि जिनको जब हम रब करते हैं तो उनमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। वो और मटेरियल कौन से हैं? सल्फर है, एबोनाइट है, वैक्स है, और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं कि जिनको जब रबिंग करते हैं उनकी, तो उनके अंदर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि जब हम एम्बर को वूल से रब करते हैं तो उसके अंदर जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, उसी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। तो जब किसी भी मटेरियल या किसी भी एलिमेंट सब्सटेंस के अंदर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम उसे कहते हैं चार्ज्ड बॉडी, या उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, अगर घर पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो आप लोग करिए, पेपर के छोटे छोटे पीसेस लिए, पेपर के एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का लिए, उसके छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कर दिए, और पंखा बंद रखिएगा उस कमरे का, और उस पेपर को आप टेबल पे रखिए। और उसके बाद आप अपना जो आप जिससे पेन से लिखते हैं, कोई भी ब्लैक पेन, बॉल पेन, उसको लिए और उसको उठा के उसको अपने बालों से खूब तेज़ तेज़ रगड़िए, बहुत तेज़ तेज़ रगड़िए, कम से कम 2-4 मिनट तक रगड़िए। उसके बाद आप उस हिस्से को जब पेपर के करीब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे पेपर के जो टुकड़े हैं वो उस पेन से यूं करके चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने उसको रब करा पेन को, तो उसके अंदर चार्ज आ गया एक। अब वो चार्ज क्या कर रहा है, वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब हमारे पेन के अंदर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गई। इस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। इस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? चार्ज।
तो बेसिक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि चार्ज क्या है? एनी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की अगर कोई अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसे चार्ज कहा जाता है। यही हमने लिखा है, व्हेन अ एलिमेंट और अ मटेरियल एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग देन दिस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। देन दिस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। अब दो टाइप के चार्जेस होते हैं, आप लोग को पता होगा। एक टाइप का चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्जेस। ये आप लिख लिएगा, ये डेफिनेशन है, ये लिख लिएगा। बाकी जो राम कहानी बोली वो ना, उसको ना लीजिएगा, उसको सिर्फ समझिए क्या होता है, ठीक है। चार्ज ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी चार्ज होती है, ठीक है। वो अपनी तरफ खींचने लगता है चीज़ों को। और क्लास 12th में जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक हर चीज़ में, वो हम लोग चार्ज पढ़ेंगे। हर चीज़ का चार्ज मतलब पार्टिकल की चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी जो क्लास 12 में पढ़ेंगे वो चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। देखिए, अब हम आपको एक एग्जांपल दें। अगर आप कोई ग्लास रॉड लिए, ठीक है, अगर आप कोई ग्लास रॉड लिए और उसको सिल्क का कपड़ा ले लिए, सिल्क का कपड़ा, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जब रब करिएगा तो ग्लास रॉड के अंदर कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आप अगर कोई एबोनाइट का रॉड लिए, एबोनाइट का रॉड, एबोनाइट एक तरीके का आप मान लिए वो भी एक क्रिस्टलाइन क्या कहते हैं सॉलिड ही होता है। अगर आप उसको लिए और उसको कैट स्किन के साथ रब करिए, ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। अगर आप एबोनाइट रॉड को कैट स्किन से रब करिए और ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करिए, तो आप ये देखिएगा कि उन दोनों के अंदर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, उन दोनों रॉड के अंदर, ग्लास रॉड के अंदर भी और एबोनाइट रॉड के अंदर भी, लेकिन वो दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे। मतलब एक चार्ज रिपेल करेगा और एक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक चार्ज अलग होगा, दूसरा चार्ज अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होगा ये देख लीजिए एक बार। देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा अगर आपने कोई ग्लास रॉड लिया, अगर आपने कोई ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क के कपड़े से रब करा, तो हम कह रहे हैं कि ग्लास रॉड जो है वो चार्ज्ड हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए, ग्लास रॉड ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क को दे दिए, ठीक, ग्लास रॉड ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क को दे दिए। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए नहीं हो गए। तो अब आपने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी है कि जब कोई चीज़ कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये ग्लास रॉड है, इसके कुछ एटम्स होंगे, उन्हीं ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और इसने एक्सेप्ट किए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया नहीं आ गया। और वही दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लिए कि अगर कोई एबोनाइट रॉड है, उसको अगर आप कैट स्किन से रब करके देखिएगा तो क्या होगा, कैट स्किन में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के ग्लास रॉड में जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के ग्लास रॉड में जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और ये एक्सेप्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिक चीज हमको क्या पता चली यहां से हमें ये पता लगी कि व्हेन अ पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये लिखा है हमने, व्हेन अ पार्टिकल accept electron then it becomes negatively charged, and when it donates electron it becomes positively charged। अब देखिए, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा कभी भी, एक मिनट चल नहीं रहा है, एक सेकंड, कभी भी दो टाइप के चार्जेस अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो ये आपस में एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हमेशा आपस में रिपेल करेंगे, और अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को।
आप कभी करके देखिएगा, दो पॉजिटिव चार्ज रखिए, दो नेगेटिव चार्ज रखिए, जब दोनों को आपस में लाइएगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, और जब दो नेगेटिव चार्जेस लाइएगा तब भी वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे। लेकिन अगर दो अनलाइक चार्जेस हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक ये नेगेटिव हो, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव हो तब भी अट्रैक्ट करेंगे। ये लिखा है, टू लाइक चार्जेस रिपेल वाइल टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये बहुत बचपने से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए, तो ये आप लोग को समझ में आया। हमने आपको चार्ज के बारे में क्या पढ़ाया? हमने आपको चार्ज के बारे में ये पढ़ाया कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर कोई अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन वाला एग्जांपल दिया था कि पेन को जब आप रब करिएगा और कागज़ के पास लेके आइएगा, टुकड़ों के पास, तो वो पेन जो है कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो पेन के अंदर जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आई, उसी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चार्ज की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की यूनिट, पता होगी चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है ना। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत 10th में पढ़ा होगा, दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और अगर चार्ज इज इक्वल टू लिखें तो करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है, ठीक है, और हम आपसे कहें, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्लास 12 में अक्सर आता है ये क्वेश्चन कि डिफाइन 1 कूलाम्ब, कि 1 कूलाम्ब क्या है। तो देखिए, 1 कूलाम्ब ऐसे आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर हम कहें कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर मतलब जिनके पास, अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लिया आप लोग, कंडक्टर और इंसुलेटर समझ लिए क्या होता है। देखिए, कंडक्टर जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं कि जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली किसी को भी डोनेट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसीलिए उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। तो कंडक्टर्स, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फौरन दूसरे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। इफ अ कंडक्टर, अगर हम कहें इफ अ कंडक्टर कैरीज अ करंट, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का, और कितनी देर के लिए फ्लो करा रहे हैं? अगर किसी कंडक्टर में हम लोग 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं 1 एम्पियर का 1 सेकंड के लिए, तो चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम के बराबर, वो होगा 1 कूलम के बराबर। क्या कह रहे हैं? इफ अ कंडक्टर, अगर कोई करंट कंडक्टर है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का 1 सेकंड के लिए, अगर कोई कंडक्टर है वो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए कैरी कर रहा है, तो जो चार्ज होगा उस कंडक्टर पे उसकी वैल्यू 1 कूलम के बराबर होगी। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि इफ अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, if a conductor carries a current of 1 ampere for 1 second, then the charge that flows through the conductor is equal to 1 coulomb। ऐसे समझिए, इससे समझिए कि if a conductor carries a current of 1 ampere for 1 second, then the charge flow through that conductor is equal to 1 coulomb। तो 1 कूलम क्या होता है? 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, चार्ज की यूनिट कूलम्ब और इसकी यूनिट क्या होती है? करंट की, एम्पियर, टाइम की, सेकंड। तो देखिए, चार्ज कूलम जो है ये देखिए इसके बराबर है कि नहीं? यही हमने लिखा है, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन आपको, ये कूलम की डेफिनेशन आपको समझ में आई। कूलम की डेफिनेशन हमेशा ऐसे याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये याद करने में बहुत मुश्किल होती है ना, कि अगर किसी कंडक्टर पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के लिए, तो जो चार्ज होगा उस कंडक्टर पे वो 1 कूलम के बराबर होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक चीज़ आती है जो कि हम लोग अपनी बुक्स में देखते हैं, उसका नाम अक्सर लिखा रहता है लेकिन हम लोग को उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है ना। वो चीज़ क्या है, देखिए एक आप लोग की बुक में हेडिंग लिखी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिखा है नहीं लिखा है? देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है चार्ज का। क्वांटाइजेशन क्या होता है? आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं कंटिन्यूअस या नहीं कंटिन्यूअस, ये कैसे पता लगाएंगे इसको अब आप देखिए। देखिए आप लोग ने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी होगी, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अब फोटोन क्या होता है? फोटोन हमने पढ़ा होगा, बंडल्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं। आपने पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू HF, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जहां पे E जो है वो फोटोन की एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है ना। अगर हम आपसे कहें कि एक फोटोन की एनर्जी, अगर हम आपसे कहें कि एक फोटोन की एनर्जी क्या हुई तो आप ये बताएंगे, एक फोटोन की एनर्जी ये हुई। अगर हम आपसे कहें कि यहीं पे दो फोटोन आ गए, कितने फोटोन आ गए? दो, तो दो फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट सिंपल, इस ये जो वैल्यू आई है एक फोटोन की, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 2 फोटोन की निकल आएगी। एक फोटोन की एनर्जी ये है तो 2 फोटोन की 2 इंटू HF हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें 3 फोटोन की निकालिए तो आप 3 HF की निकालिएगा, ठीक। और अगर ऐसे कंटिन्यू होते होते हम आपसे कहें कि n फोटोन की एनर्जी निकालिए तो आप कर दिएगा n HF, कर दिएगा नहीं कर दिएगा? देखिए ये E इज इक्वल टू HF है, ये 2 HF है, ये एक फोटोन की एनर्जी, ये 2 की, ये 3 की, और ये n HF है। ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी को। कैसे पता चलता है कि ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है? देखिए यहां पे पर्टिकुलर एक ही वैल्यू रख सकते हैं, यहां पे एक ही फोटोन का दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यहां पे पर्टिकुलर दे दिए वैल्यू कि 2 ही फोटोन का होगा, यहां पे 3 है तो 3 ही का होगा, लेकिन यहां पे n है, n यहां पे कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस है। क्या है? n की जगह कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी फिजिक्स में कोई इक्वेशन अगर n के मल्टीपल में दी है, अगर कोई इक्वेशन फिजिक्स में n के मल्टीपल में दी है, जैसे ये दी हुई है NHF, तो ये n के मल्टीपल में दी हुई है, तो हमेशा कोई भी ऐसी इक्वेशन फिजिक्स में अगर आपको मिल जाए जो n के मल्टीपल में दी हो, वो हमेशा क्वांटाइज्ड इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटाइज्ड इक्वेशन। व्हेनेवर इन फिजिक्स एनी इक्वेशन इज इन मल्टीपल ऑफ n, देन इट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड इक्वेशन। क्या कहलाती है? वो क्वांटाइज्ड इक्वेशन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गई फोटोन की बात। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमने आपको ये एक गोला दे दिया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और अगर हम आपसे कहें कि इस सर्किल में कितना चार्ज है, तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि Q इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज ये होगा, इस पूरे में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे का चार्ज ये होगा, होगा नहीं होगा? अगर हम आपसे कहें कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल आप क्या करिएगा? इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये कर दिएगा। अगर हम आपसे कहें कि 3 करिएगा तो 3 इंटू दिस वैल्यू कर दिएगा नहीं कर दिएगा? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें ऐसे ही बढ़ते चले जाइए और अगर n इलेक्ट्रॉन दे दें
तो एन हो जाएगा, विच इज़ द, ये पहली इक्वेशन निकलती है फिजिक्स में, नई क्लास 12 फिजिक्स की ये पहली इक्वेशन है जो आप लोग पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, 2 पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ये तो प्राइमरी चार्ज होता है, ठीक है, ये प्राइमरी चार्ज होता है, ये शो करता है ये जो इंटू 1, यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का है ना, यहाँ पे 2, ये 3। क्वांटाइजेशन का ये मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये n की वैल्यू, ये हमेशा इंटीजर होगी। क्या होगी? इंटीजर। हमने आपको बताया ना कि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन अगर n के मल्टीपल में होती है तो उसको क्वांटाइज्ड इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो n के मल्टीपल में है, तो इसलिए हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूटी को शो करता है यहाँ पे। ये डिस्क्रीट नहीं हो सकता कभी भी, डिस्क्रीट मतलब 1.5 नहीं हो सकता, n की वैल्यू कभी भी 1.5 नहीं हो सकती, 1.5 कभी नहीं हो सकती, या कहते हैं हम क्या कहते हैं 0.5 कभी नहीं हो सकती, हमेशा इंटीजर होगी, यानी कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे होगी। अच्छा खैर देख, सोचने वाली बात भी है, कभी आपने ऐसा सुना है कि बॉडी कंटेन्स 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, आधा 1.5 इलेक्ट्रॉन तो कोई बात ही नहीं होती है, हमेशा कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये जो n है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। यही होता है क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट मतलब ये तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, 1.5, 0.5 ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए कि हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो आप लोग की बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन हम लिखे दे रहे हैं, देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन देखिए, एक मिनट गीला है थोड़ा सा। The basic reason for क्वांटाइजेशन, ये डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन की, ये लिख लिए। द बेसिक रीजन फॉर क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वही बात जो हमने बताई थी, वही बात देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये इक्वेशन निकली थी, ठीक है, ये इक्वेशन निकली थी। अब देखिए द बेसिक रीजन फॉर क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के लिए बेसिक रीजन क्या है कि ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीग्रल मल्टीपल का यहाँ पे जो है, ये इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ना समझ लिएगा, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी कि ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे, ये हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, n हमेशा वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 डैश, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, 1.5 ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई क्वांटाइजेशन की। अब देखिए, अब एक आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे फिजिक्स में, जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या होता है, देखिए कूलम्स लॉ, आप लोग कूलम्स लॉ क्या होता है। अब देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई अभी
कि अगर कोई दो लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो अनलाइक चार्जेस तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप एक बात बताइए कि जब ये दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और दो अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन है ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में। उन दोनों चार्जेस के बीच में, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, उन दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट करेगा, या वो फोर्स रिपल्सिव होगा या वो अट्रैक्टिव होगा। अगर रिपल्सिव होगा तो दो अनलाइक चार्जेस होंगे, अगर रिपल्सिव होगा तो दो लाइक चार्जेस होंगे, और अगर अट्रैक्टिव होगा तो दो अनलाइक चार्जेस होंगे। यानी कि दो चार्जेस के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो भी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको कूलम्ब्स लॉ देता है। क्या देता है? कूलम्ब्स लॉ। इसीलिए हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हम लोग ने, आप लोगों को याद होगा क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, फोर्स, आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, उसमें हम लोग दो मासेस दिए रहते थे m1 m2, उन दोनों के बीच में फोर्स निकालते थे। तो वो फोर्स हम लोग ऐसे निकालते थे, देखिए निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता था। तो ये क्या होता था, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता था, यानी कि अगर कोई एक मास दिया m1 और एक m2, तो उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगता था वो हम ऐसे निकालते थे, जहां पे g क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था कि नहीं होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस दे दिए जाएं Q1 और Q2, तो उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कूलम्ब्स लॉ हमें देता है। ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलता है। तो देखिए ये बात हमने लिखी यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट टू लाइक चार्जेस रिपेल, अगर कोई दो लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे और दो अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, फोर्स एक्ट करती है कि जो रिपल्सिव होती है या अट्रैक्टिव होती है। तो क्या हुआ, 1785 में कूलम्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट गेव अ लॉ रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, हमने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टू स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कोई दो स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मतलब चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रिपेल और अट्रैक्ट, या तो वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को विद अ फोर्स, किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दो चार्जेस को हम लोग ने r डिस्टेंस पे रख दिया, तो जो r होगा यानी कि जो फोर्स होगी वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि क्या कह रहा है कि टू स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जब आपको कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करने को आए तो आपको ये जरूर लिखना है, ये तो लिखनी है, रेड से जो स्टेटमेंट लिखी है और ये भी लिखना है साथ में। तो क्या हुआ कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो जो फोर्स होती है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होती है। तो अब देखिए ये हमने लिखा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, इसको ऐसे मिला के लिख दिया।
अब आपको पता है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है के। जैसे वहां पे कांस्टेंट था जी, यहाँ पे कांस्टेंट है के, वहां पे जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे के है कोलम्बियन कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे कोलम्बियन कांस्टेंट। वहां पे ग्रेविटेशनल लॉ था, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है। ग्रेविटेशनल लॉ दो मासेस के बीच में फोर्स देता था और कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स देता है। वहां पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे के कोलम्बियन कांस्टेंट। अब देखिए ये जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट। बहुत से बच्चे अगर क्लास 12 में जो बच्चे देख रहे हैं वो पहली बार ये चीज सुन रहे होंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये परमिटिविटी क्या होती है, तो हम आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाएंगे जिससे आपको परमिटिविटी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई दो मीडियम दे दिए गए हमें, ठीक, एक मीडियम एयर का है और एक मीडियम ग्लास का है। दो माध्यम दिए गए, एक माध्यम एयर का है, एक माध्यम ग्लास का है, और हमसे ये कहा जाए कि उन दोनों मीडियम में से हम लाइट रेस को पास कराएं, उन दोनों में से, और चेक करें कि लाइट रेस किस मीडियम में से ज़्यादा तेज चलेंगी। तो हमारा जवाब जाहिर सी बात है ये होगा कि भाई ग्लास में से धीमे चलेंगी और एयर में ज़्यादा तेज चलेगी। ये बात डिपेंड कर रही है कि मीडियम में हार्डकोर प्रॉपर्टी क्या है। हार्डकोर प्रॉपर्टी भी ये बात डिपेंड कर रही है कि मीडियम जैसे ही चेंज होगा लाइट की स्पीड धीमी हो जाएगी, रेस की स्पीड धीमी हो जाएगी। लाइट की नहीं कह रहे, लाइट रेस की स्पीड धीमी हो जाएगी। भाई मान लीजिए एयर में तेज चल रही है, ग्लास में उससे धीमे, पानी में आप डाल दिएगा उससे धीमे चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। ये बात डिपेंड कर रही है मीडियम के हार्डकोर प्रॉपर्टी पे कि मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी है। ग्लास की प्रॉपर्टी कुछ होगी, एयर की प्रॉपर्टी कुछ होगी, पानी की प्रॉपर्टी कुछ होगी। तो ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है कि रेस किस में ज़्यादा तेज चलेंगी। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग ने क्लास 10th में एक चीज़ हम आपको लाना चाह रहे हैं। क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट रेस के ट्रैवल करने की। लाइट रेस के प्रोपोगेशन का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू ग्लास के लिए 1.5 होती है, एयर के लिए 1 होती है और पानी के लिए होती है 1.33 होती है। इसका ये मतलब है जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा लाइट रेस ईजी ट्रैवल करेंगी, ज़्यादा तेज ट्रैवल करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ग्लास का ज़्यादा है और एयर का कम है, तो हमने क्या कहा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट रेस ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, और जिसमें क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट रेस धीमे ट्रैवल कर रही हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जैसे वहाँ पे लाइट रेस को ट्रैवल कराने की जो हार्डकोर प्रॉपर्टी थी उसे कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ईटा, उसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो उसका कंडक्शन है, यानी कि चार्ज का जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडक्शन है, उसको पहचानने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, उसको डील करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। अब समझ में आया परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब हम आपको धीरे धीरे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, जब पढ़ाएंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी को, हार्डकोर प्रॉपर्टी को जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की हार्डकोर प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसे हम कहेंगे परमिएबिलिटी। ये ध्यान रखिए, वो हम वहां पे समझाएंगे आपको परमिएबिलिटी अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसे हम कहेंगे परमिटिविटी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वैसे यहाँ पे परमिटिविटी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने K की वैल्यू रख दी, यहाँ पे K की जगह पे K की वैल्यू रख दी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए K की वैल्यू, K की एक तो वैल्यू ये होती है और K की जो फिक्स वैल्यू निकल के आती है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा,
इसको 4 इंटू पाई की वैल्यू रखिएगा 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बुक में दी होगी, तो ये वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट इसकी ये होती है। हाँ, यहाँ से आप चाहे तो यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू एफ, उधर ले जाइए आर स्क्वायर, नीचे Q1 Q2 लाइए, एफ की यूनिट रखिए न्यूटन, आर रखिए मीटर स्क्वायर, ये रखिए क्या कहते हैं कूलम्ब स्क्वायर, तो ये आएगी निकल के, ये आ जाएगी निकल के। ठीक है, देखिए चाहे तो हम आपको निकाल के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप K की निकालिएगा, यहाँ से K निकाल के K निकालिए ज़रा, K इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होगा। अब देखिए F की यूनिट न्यूटन इंटू R की यूनिट मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, और ये इसकी यूनिट कूलम और इसकी भी कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर, तो ये क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। देखिए ये निकल के आई है। अब इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की कई बुकों में डायमेंशन कभी कभी पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी की डायमेंशन क्या है। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिए, तो एप्सिलॉन नॉट जब यहाँ लाइएगा और एफ को नीचे ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 एफ आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट निकाला हमने यहाँ से, ये निकाला। अब देखिए चूंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन Q1 की डायमेंशन होगी, Q2 की डायमेंशन होगी। Q1 की होगी 80 और Q2 की भी 80 होगी। ये कैसे निकली, ये आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस में, कि कैसे निकली। ये 80 और फोर्स की क्या होगी MLT-2 और इसकी L स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो ये डायमेंशन निकल के आएगी, ये डायमेंशन निकल के आएगी। ठीक है, ये डायमेंशन निकल के आएगी। तो हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करता है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, वैसे ही दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स होता है। अब एक चीज़ और देखने वाली होती है कि अगर हम कहें कि इसको रिलेट करिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स को अगर हम आपस में रिलेट करें तो बहुत सी एक दो बातें आती हैं निकल के सामने, वो हम आपको बताते हैं। देखिए ज़रा, देखिए एक दो बातें आती हैं निकल के, वो देखिए ज़रा क्या है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, एक तरफ हमने लिखी कूलम्ब्स फोर्स और एक तरफ लिखी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। ये है K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है G/m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों सिमिलर लगते हैं देखने में बिल्कुल, है ना, सिर्फ m1 m2 और G का फर्क है, G और K का। यहाँ पर जो रोल चार्ज प्ले कर रहा है वही रोल यहाँ पर मास प्ले कर रहा है। जो काम यहाँ पे चार्ज कर रहा है वही यहाँ पे क्या कहते हैं मास कर रहा है, जो काम यहाँ पे K कर रहा है वहाँ पे G कर रहा है। अब देखिए कुछ डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। भाई रिपल्सिव तो होती नहीं, कोई ऐसा तो कह नहीं सकता कि आप ज़मीन पर खड़े हैं तो ज़मीन आपको अपने से दूर फेंक रही है, रिपेल कर रही है ना। ज़मीन पर आप खड़े हैं तो आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी ना, तो रिपेल तो कर नहीं देगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होगी, और ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगी इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसी तरीके से इसका क्या मतलब है कि अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है मतलब चार्ज जो है दो टाइप का है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है तो रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव टू रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट। और मास इज ओनली वन ऑफ टाइप, यानी कि इसका मतलब मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव। इसीलिए क्या कहते हैं जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी। कभी भी आप ये नहीं होगा ज़मीन पे आप खड़े हैं तो आप ज़मीन आपको ऊपर फेंक रही है, रिपेल कर रही है अपने आप से, ऐसा नहीं होगा कभी। इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम का ये मतलब है कि जैसे हमने आपको K की वैल्यू बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। लेकिन अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस की ना कह के हम किसी और की दे दें, ग्लास, वैक्स, पेपर, बॉक्स, किसी और की चीज़ की दे दें, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाएगी। अगर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो वैल्यू फिक्स है, वरना बदल जाएगी। तो ये बात किस पे डिपेंड कर रही है? ये बात डिपेंड कर रही है मीडियम पे, कि भाई किस मीडियम में। अगर फ्री स्पेस का मीडियम है तो वैल्यू कुछ है, ग्लास का मीडियम है तो वैल्यू कुछ है, अगर पेपर का मीडियम या बॉक्स या किसी चीज़ का मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है तो के की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमें पता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसको इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम होती है। यूनिवर्स के हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम होती है, इसीलिए इसको जी यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। ये मीडियम पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि जी यूनिवर्सल है, हर जगह सेम होगा। ये मीडियम पे करती है, क्योंकि अगर मीडियम बदल जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट बदलेगा तो के बदलेगा, और के बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगी। तो मीडियम पे फोर्स डिपेंड कर रही है। ठीक, यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब 10⁻⁻, मतलब अगर 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये एक चीज़। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नहीं कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान, फिर से हम ये बात बता रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है तो मतलब फ्री स्पेस। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का नहीं दिया हुआ है, कोई और वैल्यू दे दी, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू बदल गई, तो अगर यहाँ पे वैल्यू बदलेगी तो ये भी वैल्यू बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी? अगर ये वैल्यू बदलेगी, यहाँ पे ये वैल्यू बदल गई, तो फोर्स की वैल्यू भी बदल गई। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने मीडियम चेंज करा तो एप्सिलॉन नॉट भी बदला, के भी बदला, उससे फोर्स भी बदल गई। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज करें चाहे कुछ चेंज कर दें, कभी भी इस जी की, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स के हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। उसकी परमिटिविटी अगर मान लीजिए फ्री स्पेस की नहीं किसी और की दी हुई है, तो उससे के चेंज होगा और के से फोर्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये पॉइंट यूनिवर्स के हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये चौथा पॉइंट है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, आज हम लोगों ने चार्ज की स्टडी करी, बेसिक चार्ज हमने आपको बताया, उसके एग्जाम्पल दिए, दो टाइप के चार्जेस बताए, पॉजिटिव नेगेटिव। क्वांटाइजेशन चार्ज का बताया कि कॉन्टिन्यूस होता है, एन हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कूलाम्स लॉ के दो चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स लगती है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, उसका मैग्नीट्यूड कूलाम्स लॉ ने दिया, F = k Q1 उसके बाद हमने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम्स फोर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कूलाम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। CBSE में आता होगा, ISC में तो नहीं आता है, CBSE में लेकिन आ सकता है ऐसा। तो ये डिफरेंस हो गया। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और क्या कहते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, और हम आपको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ उसकी समझाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर्स में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।